मतलब होता है वित्तीय समावेशन, यानी इस देश के हर एक व्यक्ति के पास क्या फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्या फाइनेंशियल रीच है। अगर ये बुढ़ी दादी चाहती हैं उनको पेंशन उनको मिल जाए, तो क्या उनके पास बैंक खाता है, और बैंक खाता है तो क्या उनके पास बैंक खाता से पैसे निकालने की समझ है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी इस देश के हर एक व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एज, इट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हर एक व्यक्ति क्या इस देश के वित्तीय ढांचे में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई ये लड़के लड़के दिख रहे हैं आपको, मॉडर्न समझ में आ रहे हैं, लिखी लैपटॉप लेके है, तो इनको तो ऑब्वियस सी बात है पता होगा कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है, फोन पे गूगल पे करना है, लेकिन इस दादी को थोड़ी ना पता होगा। लेकिन हमारे ये जो इंडेक्स है जो आरबीआई निकालता है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि क्या इस देश में हर एक व्यक्ति जिसको जरूरत है पैसे की, और वो हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें बैंक आते हैं, आपके फोन पे गूगल पे आते हैं, आपके वॉलेट आते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आते हैं, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, क्या ये लोग उससे परिचित हैं कि नहीं, और परिचित होने के साथ साथ क्या ये लोग उस चीजों का लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे, उसको मापा जाता है और उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक। कि इस देश में जिस व्यक्ति को बैंक की जो जरूरत है, क्या उसके पास वो चीज आ पा रही कि नहीं, क्या वो उस चीज को लेकर फेमिलियर है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करो थोड़ा सा। जी सर। यस सर। यानी एक बूढ़ी दादी जिसको पेंशन मिलती है, मान लो विधवा पेंशन 500 रुपए की मिलती है, उसको कुछ नहीं पता, उसको अंगूठा लगाने बस आता है, तो क्या वो हर महीने अपनी पेंशन आसानी से पा पाती है क्या? क्या एक वेल एजुकेटेड आप जैसे बंदा, क्या अपने बैंक से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक समस्या, हर एक फैसिलिटी को अवेल कर पाता है क्या? क्या एक छोटा बच्चा जो कि 12-13 साल का है, 10 साल का है, वो अपनी स्कॉलरशिप विड्रॉ कर पाता है क्या? क्या एक सैलरीड वाला व्यक्ति अपने खाते की सैलरी ट्रांसफर कर पाता है क्या, निकाल पाता है क्या? 10 तरह की चीजें हैं जो हमारे देश में फाइनेंशियल को लेकर है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, पैसा। और सिर्फ यहाँ पे पैसा रुपया नहीं है, पैसे के बहुत सारे रूप हैं यहाँ पे। जैसे मुझे आपको पेमेंट करना है 100 रुपए, मैंने गूगल पे से आपको कर दिया, ना मैंने नोट छुआ ना आपने नोट छुआ 100 का, लेकिन आपके खाते में चला गया। ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 3 साल पहले 4 साल पहले मोदी जी ने एक योजना चलाई थी, उसका नाम था जन धन योजना। और जन धन योजना में जन धन खाते खुलवाए गए थे। वो इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर से दूर हैं, बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं, उन लोगों को भी बैंकिंग सेवाओं में लाया जाए। भाई मोदी सरकार ने बोला कि भाई कोविड की पहली लहर में उन्होंने बोला था कि हम हर जनधन खाते में 3 महीने तक 500-500 रुपए देंगे, यानी 1500 रुपए देंगे। तो वो 1500 रुपए जिसके पास खाता है उसके खाते में तो गए, लेकिन जिसके पास खाता नहीं था उसका क्या? इसलिए वो स्कीम चलाई गई थी, जनधन स्कीम। और उस स्कीम में एक शब्द बहुत उछल उछल के आया था, उस शब्द का नाम था जैम। जैम, जैम ट्रिनिटी या जैम त्रिमूर्ति। इस जे का मतलब था जनधन, जनधन खाता। ए का मतलब था आधार, और एम का मतलब था मोबाइल। और सरकार ये कहती थी कि भाई अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं किसी योजना के लिए, तो 20 रुपए, या 100 मतलब 1 रुपए निकाल रहे हैं किसी योजना के लिए, तो जो हितग्राही है उसके पास सिर्फ 20 पैसे पहुंच रहे थे, 80 रुपए तो खत्म हो जाते थे, बीच में करप्शन चले जाते थे। फिर सरकार ने कहा ये जो हम जैम त्रिमूर्ति है इसका उपयोग करके हम 100 रुपए, इस यानी 100 पैसे या 1 रुपए जिसको देना है उसको दे पाएंगे बिना किसी बिचौलिए के। तो जैम ट्रिनिटी आया था, इसका मतलब कि पहले आपका एक खाता होना चाहिए बैंक में, फिर उस खाते को आधार लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार लिंक से हम बेनिफिशियरी को ढूंढ पाते हैं कि भाई किसको पैसा देना किसको नहीं देना। और मोबाइल इसलिए कि आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। आज आप देखिए गूगल पे, फोन पे में आप मोबाइल नंबर मांगते हैं, फटाक से पेमेंट हो जाता है। ये सब क्यों संभव हो पाए? जैम ट्रिनिटी या जैम त्रिमूर्ति के कारण। तो ये हर साल इंडेक्स निकालता है आरबीआई, और उसमें बैंकिंग को रैंक करता है, स्टेट को रैंक करता है कि मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, मध्य प्रदेश में अगर 100 लोग हैं तो क्या 100 के 100 लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं, कितने लोगों के पास बैंक खाता है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोगों का मोबाइल बैंक में रजिस्टर्ड है। ये सारे इंडेक्स हैं, और ये जो इंडेक्स हर साल निकलता है, और इस इंडेक्स में हमने ये पाया है कि हर साल ये जो प्रतिशत है ना, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी का ये है प्रतिशत कह रहा है कि लगभग 100 में से 54 लोगों के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी वो किसी ना किसी रूप से बैंक की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। ये सारी कहानी है। क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। जी सर। यस सर।
और जब भी ये वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है तो ये जैम जो है, जैम ये खाने वाला जैम नहीं है, इस जैम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जैम का जिक्र करना, जे फॉर जनधन खाता जो खुला था और दुनिया में सबसे ज्यादा खाता खोलना का विश्व रिकॉर्ड हमारे पास था। ठीक है, आधार आप जानते ही हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चों के देख रहे हैं उनके पास एक बैंक खाता होगा, उसमें आधार भी लिंक होगा, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो ये हर साल निकालता है आरबीआई। ये इंडेक्स का नाम याद रखना, निकालता कौन है? आरबीआई। और इसका मूल उद्देश्य है कि हम देश के हर एक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ दें, क्योंकि अगर वो बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ा रहेगा तो सरकार की हर एक नीतियों का क्या कर लेगा, वो लाभ ले पाएगा। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि हम हर किसान को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए देंगे। तो अगर किसान का खाता ही नहीं है बैंक में तो कैसे 2 हज़ार रुपए पाएगा? और अगर मान लो खाता है लेकिन आधार लिंक नहीं है तो मोदी जी को कैसे पता चलेगा किसान है? और आधार भी लिंक है और खाता भी है लेकिन उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं, तो उस किसान को कैसे पता चलेगा कि उसके खाते में 2 हज़ार रुपए आ गए? यानी हर चीज फायदेमंद है, हर चीज। ये जो जैम त्रिमूर्ति मैंने बताया, जैम ट्रिनिटी मैंने बताया है, उसके फायदे ही फायदे। ठीक है, तो अगली तस्वीर आप देखिए, ये तेजस की है और ये हमारे देश का बना हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी हल्का लड़ाकू विमान है। और ठीक है, इसका ये वर्जन है MK1A। हमें इसमें जानना क्या है? देखिए, हमें डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं बनना है पहली चीज तो, लेकिन हमें जानना जरूर है क्योंकि इस समय डिफेंस पे बहुत ज्यादा रोल है और जोर भी है। और हमारा जो भी एग्जाम होगा आने वाले 4 साल, जब तक भाजपा या मोदी गवर्नमेंट है, मोस्टली कह रहा हूँ, वो नेशनलिज्म, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा। और नेशनलिज्म की एक जो पूंछ है वो डिफेंस में भी जाती है कि हम कुछ नया करते हैं, तो वो मोदी जी भी इसको ट्वीट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर उसको ट्वीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हो क्या रहा है, ये क्यों न्यूज में आया? एक हमारे पास कंपनी है, ये सरकारी कंपनी, इसका नाम है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है हॉल। ठीक है, तो इसने एक डील साइन की है। किसके साथ डील साइन की आपको नहीं याद रखना, बस ये याद लो कि एक अमेरिका की एक कंपनी, उसके साथ एक डील साइन की है कि हम जो हमारे देश में बन रहा है तेजस हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो बन रहा है और बन चुका भी है, कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं, उसमें और ज्यादा खूबियां डालने के लिए, उसमें और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए हम अमेरिका के F404 एयरक्राफ्ट के इंजन यूज करेंगे। तो आपको ये याद नहीं रखना है कौन सा इंजन यूज करेंगे, बस आप ये याद रखो कि जो पहली चीज, तेजस को बनाता कौन है? तेजस को बनाता है हॉल। तो मैंने अभी हॉल के बारे में बताया कि इसका मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा आपको, बेंगलोर में मिलेगा। फिर तेजस की कैटेगरी क्या है? LCA, यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। लाइट मतलब हल्का, कॉम्बैक्ट मतलब लड़ाकू, एयरक्राफ्ट मतलब विमान। ठीक, अब इसमें भाई देश का है, इंडिजिनस मतलब होता है देशी, यानी इसको पूरा देश में बनाया गया है, देश में ही बनाई है, हमने कहीं से खरीदा नहीं है, राफेल जैसे कहीं से खरीदा नहीं है। तो एक डील साइन हुई है, इतने 1,000 करोड़ की, याद नहीं करना है। इसके बीच साइन हुई है हॉल के बीच में, और ज्यादा है किस देश के साथ साइन की? अमेरिका के साथ साइन की। ठीक है, और अगली बात इसमें याद क्या रखनी है, ये जो मेरा विमान है ये सुपरसोनिक है। ये क्या है? सुपरसोनिक। सोनिक क्या, इसमें दो शब्द है, एक तो शब्द है सुपर, एक सोनिक। पहले तो सोनिक का मतलब जानते हैं। सोनिक का मतलब होता है जो ध्वनि की रफ्तार में, ध्वनि की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ साउंड। कोई मुझे बताएगा स्पीड ऑफ साउंड कितनी है मीटर पर सेकंड में? ये है ध्वनि की रफ्तार, 332 मीटर पर सेकंड, मतलब मोटे तौर पे 3 सेकंड में 1 किलोमीटर निकल जाता है। और जो चीज ध्वनि की रफ्तार में चलती है उसे कहती है सोनिक, और उसी को कहते हैं मैक। सोनिक का पर्यायवाची है मैक। मैक, मैक कहें या 1 मैक कहें? यहां तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। जी सर। तो अभी मैंने बताया कि सोनिक मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार। ध्वनि की रफ्तार है 332 मीटर पर सेकंड। और ये कहाँ पे है? ये एयर में है, हवा में है। ये आप लोग जानते होंगे कि सॉलिड में सबसे तेज रफ्तार है, उससे कम रफ्तार लिक्विड में है, और सबसे कम हवा में या गैस में, वायुमंडल में। तो ये अभी मोस्टली रफ्तार है। और इस रफ्तार में कोई चलेगा, यानी 1 सेकंड में 332 मीटर, यानी मोस्टली 3 सेकंड में लगभग 1100 मीटर जो जा रहा है, उसे हम कहते हैं सोनिक स्पीड, या उसको कहते हैं मैक की स्पीड। मैक, ये इसका पर्यायवाची मैक, MACH मैक। और सुपरसोनिक क्या होता है? जब
1 की जगह 3 मैक की स्पीड यानी ध्वनि की तिगुनी रफ्तार से कोई चीज चले उसे कहते हैं सुपरसोनिक। ये कोई ये फिक्स आंकड़ा नहीं है कि कहीं 3 है, मतलब मोस्टली कि 1 से लेकर 3 के बीच की रफ्तार में कोई चीज चले यानी ध्वनि की तिगुनी रफ्तार में कोई चीज चले उसे कहते हैं सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। यानी 1 से लेकर 3 मैक की रफ्तार में कोई चल रहा है तो उसे सुपरसोनिक मोस्ट कह देते हैं। और अगर 5 मैक से ज्यादा की रफ्तार में चल रहा है यानी 5 गुना, 5 से ज्यादा की रफ्तार में चलता है तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। तो मेरा ये तेजस है ये सुपरसोनिक है, मतलब फिर भी आप समझ लीजिए कि ये 1 सेकंड में 332 जा रहा है तो मोस्टली समझ लीजिए कि ये 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चलता है। चलता मतलब उड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तेजस कौन बनाता है? हॉल बनाती है। तेजस कौन बनाता है? हॉल बनाता है। ठीक है, ये मेरे देश का इंडिजिनस है, देशी है। ये हल्का लड़ाकू विमान है, मतलब इसका वजन कम है। देखो वजन कम है इसका मतलब क्या? वजन कम है मतलब ज्यादा मिसाइल लेके जा नहीं सकता, वजन कम है इसका मतलब ज्यादा गोला बारूद लेके जा नहीं सकता। लेकिन इसकी रफ्तार बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आप देखिए लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक कैटेगरी का फाइटर जेट है। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। जी सर। मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, बाकी इसके बारे में देखो मल्टी रोल लिखा है। मल्टी रोल मतलब ये कई सारे रोल में यूज कर सकते हैं हम इसको। लड़ाकू विमान में यूज कर सकते हैं, ये कहीं कोई काम है, कहीं कोई ट्रेनिंग है उसमें यूज कर सकते हैं, कहीं कोई एक्सरसाइज है वहां यूज कर सकते हैं। मल्टी रोल मतलब बहुत सारे रोल। जैसे भाई एक हीरो 4 रोल कर रहा है फिल्म में, वैसा। सिंगल इंजन है ये सब इतना नहीं जानना है आपको, डिफेंस का आप लोग एनडी का पेपर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों से हम कर रहे हैं कि हम एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना लें, क्योंकि अब अभी हमने जो राफेल लिया है फ्रांस से वो एलसीए नहीं है, वो बहुत भारी विमान है। और भारी भारी है तो इसलिए भारी है क्योंकि बहुत सारी मिसाइल लेके कैरी कर सकता है, बहुत सारी मिसाइल लेके जा सकता है, लड़ सकता है, गिरा सकता है। अच्छा, हमने हमारे पास क्या है, रशिया से हमने मिग 21 विमान मंगाए थे। ये मिग 21, मिग 17, मिग 24, मिग 29 ऐसे बहुत सारे विमान थे। लेकिन ये कौन से विमान थे? रशिया के थे, रशिया के। मिग कौन से विमान थे? ये रशिया के विमान थे, रशिया से हमने लिए थे यानी। और ये विमान पुराने थे और इनको कहते थे एक और नाम था कॉफिन इन द एयर। कॉफिन इन द एयर, या एक और नाम है इसका था फ्लाइंग कॉफिन। ये इसलिए क्यों नाम, ऐसा नाम क्यों? कॉफिन मतलब होता है कब्र या ताबूत। कॉफिन इसलिए इसको नाम दिया गया था क्योंकि ये विमान उड़ते कम थे, क्रैश ज्यादा होते थे। हमारे बहुत सारे टैलेंटेड हमारे फाइटर जो पायलट थे वो बेचारे हवा में ही दफन हो जाते थे। इसलिए इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते थे, उड़ता हुआ कब्र कहते थे, या कॉफिन इन द एयर कहते थे। अब इसको रिप्लेस करना ही था। इसको कहीं कहीं नाम है मिग को बाइसन भी कहा गया, मिग को बाइसन भी कहा गया। बाइसन मत एक जिसे कहते हैं बैल या सांड की प्रजाति होती है मिग बाइसन। और शायद आप लोगों को ध्यान हो कि जो अपने हमारे अभिनंदन भाई साहब थे उन्होंने मिग 21 से ही उनका जो F-17 था पाकिस्तान का उसको गिरा दिया था। ठीक है, तो हमें इसको रिप्लेस करना था, पुराने फ्लीट हो गए थे और एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, तो इसलिए हमने अपने देश का बना दिया। और ऐसा नहीं कि ये जो हॉल है ये सिर्फ तेजस ही बनाई है, इसके पहले इसने मारुत भी बनाया था। मारुत, मारुत जो था ये भी एक फाइटर जेट था लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, तो मारुत, मारुत मारुत तो मतलब हम कह सकते हैं हवा, हवा का एक पर्यायवाची है मारुत। ठीक है, और जो तेजस है ना उसकी डिमांड विश्व में बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं और हमने इंडियन एयरफोर्स में कंडक्ट भी कर लिया है, जो कमीशन कर लिया है। लेकिन फिर भी तो 5 साल और ट्रायल चलेंगे इसके, यानी जब दुनिया का भरोसा जग जाएगा तो ये बहुत तेजी से बिकने वाला है तेजस। तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत अच्छा कदम है, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा कदम है। ये मेरी बात क्लियर हो रही तो रिप्लाई कर दो। जी सर। जी सर। यहाँ पे एजिंग मतलब होता है बूढ़ा होना, तो मिग 21 वैसे ही बूढ़े हो रहे थे, पुराने हैं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, तो हमें इनको रिप्लेस करना थे। आप लोगों ने एक शायद फिल्म देखी हो, कभी नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। उसका नाम है रंग दे बसंती, आमिर खान की। 10-20 साल पहले आई थी। उसमें जो उसका हीरो रहता है, दोस्त रहता है, वो मिग 21 को उड़ाते हुए मर जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है और ये इसके वर्जन है, MK-1A 1B, सब ज्यादा नहीं जानना है आपको। ठीक, चलिए अगली खबर पे रिप्लाई कर दो। जी सर। तो अल्पसंख्यक आयोग को लेकर एक खबर है। असल में क्या है, जो अल्पसंख्यक आयोग है उसमें वैकेंसीज बहुत सारी हैं, वैकेंट पोस्ट है, मतलब
भैया कमीशन है बाकायदा, एक कानून बना के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था। और अब सरकार को क्या इतनी फिक्र नहीं है कि वहां पे पद खाली हैं, भर ले? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि साहब सारे काम छोड़ दे, सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की पद तो भरे। क्योंकि जब अधिकारी ही नहीं बैठा वहां पे, जब मेंबर से नहीं बैठे वहां पे, तो काम ही नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा तो इस देश के अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी ग्रीवांसेस है, उसको कोई सुन नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हवा में बन गया ये, बाकायदा 1992 में कानून लाया गया था संसद में, और उससे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना था। ठीक है, तो सरकार को फटकार लगी अभी। ठीक, इसके पहले क्या था, जो हमारे देश में अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज को होम मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट था, उसके अधीन ये काम किया करते थे, चल रहा था। लेकिन बाद में ऐसी डिमांड उठी कि भाई आपने SC ST के लिए तो संविधान में उसके लिए प्रावधान है, OBC वाले के लिए भी कानून बना दिया था आपने, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी तक के लिए कमीशन बना हुआ था, तो माइनॉरिटीज को क्यों छोड़ रहे हो? तो 1992 में इनके लिए भी कानून बना के हमने इनको क्या कर दिया, एक कौन सा दर्जा दे दिया, स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया, एक वैधानिक दर्जा दे दिया। मैंने बताया है आप लोगों को कि जब कोई भी संस्था संसद में कोई कानून बना के लाई जाए तो उस संस्था को कहते हैं स्टैट्यूटरी या वैधानिक। तो ये एक कौन सी संस्था रहेगी, स्टैट्यूटरी या वैधानिक संस्था रहेगी। ठीक है, तो अभी हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख है, बौद्ध है, पारसी है और जैन है। ये हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं। और ये सब हमारे देश में अल्पसंख्यक किस किस बिहाफ में बनाए जाते हैं? हमारे देश में अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर बनाए जाते हैं, धर्म के आधार पर। ठीक है, तो मुस्लिम, सिख मतलब क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और कौन बच गया? सिख। 6 लोग हैं, ये तो पहले से बता ही रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो 6 अल्पसंख्यक हैं। और इनकी जो नेशनल कमीशन तो बना दिया आपने, बाकायदा मैंने उसका फोटो दिखाया आपको, ऐसी नेम प्लेट होती है। तो यहाँ पे एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और सभी की सभी माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं। ऐसा नहीं कोई हिंदू उसमें चला जाएगा या कोई सरदार उसमें राजपूत बैठ जाएगा, नहीं, सभी की सब माइनॉरिटीज कमेटी से आते हैं। और इन सबको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मोस्टली जो कमीशन है देश के ना, उनको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एक बाकायदा कमेटी बनाई जाती है, उसमें तय किया जाता है कि भाई पहले एक सर्च कमेटी बनाई जाती है, सर्च या सिलेक्ट कमेटी, कि भाई देश भर में पेपरों में छप जाता है कि भाई माइनॉरिटी कमीशन की भर्ती होनी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पद है, सदस्यों का पद है, कौन कौन इंटरेस्टेड है। उसमें शर्तें होती हैं कि ये चीज हमें चाहिए। दुनिया भर, देश भर से लोग अपना अपना आवेदन भेजते हैं। फिर जो सेलेक्ट कमेटी होती है वो फिर सरकार को बताती है कि साहब इतने सारे आवेदन आए हैं, किसको चुनना है। फिर सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको देख के तय करती है कि इसको बना दिया जाए। फिर राष्ट्रपति साहब से बोलती है, राष्ट्रपति उनके नाम के आगे नीचे साइन कर देता है। जो भी मेंबरान होते हैं वो 3 साल का उनका टेन्योर होता है। और किस दिन टेन्योर शुरू होगा, किस दिन कार्यकाल शुरू होगा? जिस दिन वो अपने ऑफिस में जाके बैठेंगे, जिस दिन वो अपने ऑफिस में जाके बैठेंगे। अब इनका ये जो आयोग है, ये अल्पसंख्यकों के लिए आयोग है। तो क्या क्या काम करेंगे? पहला चीज तो सेफ गार्ड करेंगे, यानी उनकी सुरक्षा। देखिए, कभी भी किसी आयोग का काम लिखना है ना, तो 2 पहलू याद रखो। पहली वो बात करेगा कि सुरक्षा मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। यानी मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसे इलाके में हूँ, मैं नक्सली इलाके में मान लीजिए रहता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने घर की क्या फिक्र करूंगा? सुरक्षा की फिक्र करूंगा। यार मेरे घर के आसपास कोई हमला ना हो जाए, मेरे घर में आसपास कोई नक्सली ना आ जाए। मैं आसपास के पड़ोसियों से मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनके फोन नंबर लूंगा। मतलब अपने घर की मैं सुरक्षा पे ध्यान दूंगा पहले, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। और जब सुरक्षा फिक्स हो जाएगी मेरी, तब मैं अपने घर का विकास के बारे में ध्यान दूंगा। यानी पहले सिक्योरिटी। जैसे आज भी अगर देश के सामने आप देखिए, तो पहले देश के लिए अगर आपसे पूछे सिक्योरिटी आज जरूरी है कि डेवलपमेंट, तो वो पहले बोलेंगे सिक्योरिटी, कि जान है तो जहान है। यानी पहले जिंदा तो बचे। अफगानिस्तान से लोग क्यों भाग रहे? सिक्योरिटी के नाम पे। सिक्योरिटी मिल जाएगी कहीं पे, फिर अपना विकास देखेंगे, पढ़ाई लिखाई करनी है, क्या करना है, नौकरी धंधा करना है। तो कोई भी कमीशन है, चाहे SC कमीशन हो, चाहे ST कमीशन हो, चाहे OBC कमीशन हो, चाहे सफाई कर्मचारी कमीशन हो, उनके 2 ही काम है। क्या? पहला वो ऐसे काम करते हैं जिससे जो भी कमीशन, जैसे ये कमीशन किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। तो इनकी सुरक्षा में बढ़िया रहे। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा काम सरकार ना करे जिनसे इनकी सुरक्षा को ठेस पहुंचे। और सुरक्षा मतलब ऐसा नहीं कि इनको इनकी जान बचाना है। सुरक्षा मतलब जो इनके कल्चर है, जो इनकी सोसाइटी है, जो इनका रहन सहन है, जो इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी सुरक्षा। और सुरक्षा ध्यान रखिए, सुरक्षा मतलब
सिक्योरनेस, सिक्योरिटी। और उसके बाद विकास पे काम किया जाता है कि भाई सरकार से कुछ पैसा दिलवा दें क्या, सरकार से बोले कि भाई इनके लिए कोई योजना बना दो, सरकार से बोले इनके लिए कोई प्रोग्राम बना दो, सरकार से बोले, सरकार जब भी बोलते हैं मतलब प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक कि भैया इनके विकास के लिए कुछ काम कर दो, तो पहले ये क्या काम करते हैं कि सेफ गार्ड यानी सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर रिकमेंडेशन करते हैं कि साहब ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, इनसे क्या होगा, इनका जो इंटरेस्ट है, इनका जो इनके जो जैसे कहते हैं जितने स्टेक होल्डर हैं या इनके जो हित हैं वो बढ़िया रहेंगे। तो ये केंद्र सरकार को भी सलाह देंगे, शिवराज सरकार को भी सलाह देंगे कि साहब आपके यहाँ जो जैन वाले हैं उनके उनकी भलाई के लिए कर दीजिए, उनके लिए योजना निकाल दीजिए, जैन वालों को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अलग अलग बातें। तो जब भी किसी भी कमीशन के बारे में बात लिखना है तो दो बातें दिमाग में रखो कि उससे सुरक्षा की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? रिप्लाई कर दो। यस सर। जी सर। और देखिए हमारे देश में आर्टिकल 29-30 दिया हुआ संविधान में, 29 एंड 30, जो कि हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 में दिया हुआ है। और ये 29-30 स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में है कि माइनॉरिटीज अपने स्कूल खोल सकते हैं, माइनॉरिटीज अपनी धर्मशाला खोल सकते हैं, माइनॉरिटीज जो भी कल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि माइनॉरिटी भेदभाव भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक जैन धर्मशाला कहीं दिखे आपको, जैन दिखे या सिख धर्मशाला दिखे, वहां आप जाइएगा, बोलिएगा हमें, हम साहब आए हैं और आपकी धर्मशाला में रात रुकना है, परिवार हमारा है, तो पहले आपका आईडी कार्ड मांगेगा। और आईडी कार्ड में अगर जैन नहीं दिखेगा तो वो 2 बार सोचेगा इनको कमरा दे कि नहीं दे। लेकिन अगर जैन है आपके आईडी कार्ड में लिखा है तो वो आपको फटाक से कमरा दे देगा। और आप इसके खिलाफ कहीं जा नहीं सकते कि साहब इन्होंने भेदभाव किया हमारे साथ, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 स्पेशली राइट्स देता है माइनॉरिटीज को कि अपने संस्कृति और अपनी एजुकेशनल को बचाने के लिए, संवारने के लिए कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं। यानी एक जैन बच्चा, जैन आदमी, नॉर्मल धर्म जैन आदमी हिंदू धर्मशाला में, राजपूत धर्मशाला में रात रुक सकता है, उसको राजपूत वाले रोक नहीं सकते, क्योंकि राजपूत हो गए, हिंदू हो गए, कायस्थ हो गए, अग्रवाल हो गए, ये हिंदू में आते हैं, ये मेजोरिटी में है। लेकिन एक जैन धर्मशाला वाला आपको रोक सकता है क्योंकि वो माइनॉरिटी में। एक सिख वाला अपने गुरुद्वारे में जाने से आपको कभी रोक सकता है, उसे रोकते नहीं लेकिन रोक सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दो। Yes, sir. यस सर। ओमकार आपका वीडियो ऑन है, घर में घूम रहे हो पढ़ते पढ़ते? दूध वाला आया था तो लेने गया था। चलो बढ़िया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मेरे देश में जो मेजोरिटी है यानी बहुसंख्यक, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन माइनॉरिटीज कर सकते हैं भेदभाव। और सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम निकाला हुआ है, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम, जो कि माइनॉरिटीज के हित में है। और हमारे देश में जब भी माइनॉरिटी की बात आती है तो हम आप ना जाने क्यों सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े आते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी, यानी उनकी आबादी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और यहाँ तक कि जब मैंने यहाँ पे 2 आपको सिनेरियो बताया कि एक सिक्योरिटी और एक विकास, तो सिक्योरिटी तो उस माइनॉरिटी की भी है जो देखा, जो अपने घर में है या घर के बाहर है, और सिक्योरिटी उस माइनॉरिटी की भी है जो जेल चला गया है। मान लो कोई जैन है, कोई सिख है, वो जेल चला गया, और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को लगता है कि यार हम चलो जेल दौरा करके आते हैं, इंदौर जेल का, और देख के आते हैं कितने माइनॉरिटीज जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। यानी इनकी सिक्योरिटी हर पहलू में चली जाएगी। ये माइनॉरिटी स्कूल में दौरा कर सकते हैं, माइनॉरिटी का जो कल्चर फेस्ट है उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए जैन है, सिख हैं, पारसी हैं, कुछ विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसके लिए सरकार से पैसा भी मांग सकते हैं, सरकार दे भी सकती है, सरकार दे भी सकती है। इनके रिलीजन में भी सरकार पैसा दे सकती है, सरकार इनके लिए स्पेशली चला सकती है, सरकार इनके लिए स्पेशली स्कॉलरशिप निकाल सकती है, सरकार इनके लिए स्पेशली कुछ प्रोग्राम्स कर सकती है। क्योंकि हमारे देश में असल में था ये कि जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमारे देश में, हमारे देश के जो वो थे, मुखिया थे, उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो कि इस देश में जो अल्पसंख्यक है या माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को ठगा महसूस करें, उनको ये ना लगे भाव कि कहीं हम हिंदू राष्ट्र पे तो नहीं आ गए और हिंदू हम पे भारी ना हो जाए। इसलिए ये क्लॉज लगाया गया था, आर्टिकल 29 और 30, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। और सरकार को बोला गया कि भैया भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो यार, पीएससी की लेट करते हो, यूपीएससी का लेट करते हो, चलता है, इनकी तो कर लिया करो टाइम पे। तो फटकार लगी, सरकार करेगी।
तो आपने इसमें ये जाना कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 में कानून तहत आया हुआ है। इस देश में 6 तरह के माइनॉरिटीज हैं। वो जो अल्पसंख्यक हैं वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, और हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए 29 और 30 जो आर्टिकल है, जो कि फंडामेंटल राइट है और जो हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स है, उनमें इनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए अगली न्यूज में रिप्लाई कर दो। जी सर। जी सर। देखो मोदी सरकार की स्कीम है तपस नाम की, तो पक्का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे। असल में क्या है, पहले स्कीम का सार समझो आप लोग। देखो कोविड फैला, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी आने को बेकरार है अभी। तो पढ़ाई बड़ी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, रिसर्च डिस्टर्ब हो गया, कोई अप्रेंटिस कर रहा था, कोई कुछ सीख रहा था, सब डिस्टर्ब हो गया। तो सरकार ने बोला यार इस तरह घर में जो बंदा जब बंद है तो कुछ ऐसा कुछ करें, जतन करें कि उसका काम हो जाए। तो भाई प्राइवेट स्तर में तो सबने जूम कर लिया, क्लाउड ले लिया, ये सब ले लिया, कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने बोला यार देश तो बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने फटाफट बहुत सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए, जैसे स्वयं लॉन्च कर दिया, स्वयं प्रभा लॉन्च कर दिया, इग्नू ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए, अपने ऐप बना के लॉन्च कर दिए कि भैया आप डिजिटली इससे पढ़ सकते हैं। तो ये जो हम तकनीक कर रहे हैं जिससे हम डिजिटली पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं, आप मुझसे डिजिटली भी जुड़े हुए हो, इसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसका नाम है MOOC, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि मान लीजिए सरकार ने बोला कि यार ऑनलाइन तो पढ़वाना है बच्चों से, लेकिन 3 साल की पढ़ाई ऑनलाइन तो कर नहीं सकते, तो कुछ छोटे छोटे कोर्स जो 10 दिन 20 दिन 50 दिन के होते हैं, क्यों ना इन कोर्सेस को हम ऑनलाइन करवा दें और थोक में लोगों को करवा दें। ऐसा नहीं कि 2 5 10 बच्चे, लाखों बच्चे इसको अटेम्प्ट कर लें। जैसे व्हाट यहाँ पे शब्द है ना, व्हाट इज मैसिव, देखो मैसिव के नीचे लिखा है 100 1000 10,000, मैसिव मतलब लाखों में लोग इसको अटेम्प्ट कर ले। ओपन मतलब सबके लिए ओपन रहे, ये ऐसा कुछ विशेष ना हो कि आईडी पासवर्ड लगता हो। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन माध्यम से, कोर्स मतलब कोर्स। और सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे एक प्लेटफॉर्म है स्वयं, एक प्लेटफॉर्म है नाम है स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, ओपन कोर्सेज चलते हैं। इनका टेन्योर मुश्किल से 3 महीने का होता है, और सरकार का कहना है कि भाई अब आप जब अपने घर में बैठे तो कुछ ना कुछ सीखते रहे। और इसके बहुत सारे रीजंस है, देखो रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, लोकल कोहोर्ट्स रहेगा, मतलब अपनी अपनी भाषा में आप पढ़ सकते हो, अपने अपने हिसाब से कोर्स पूरा कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, देखो जब पेपर देना दे दो, स्टार्ट एंड डेट होती है। इसको कोर्स करोगे तो जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे इस कोर्स को दिखाओगे, कुछ शायद मान्यता मिल जाएगी, कुछ आपको बैजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली पढ़ाई करते रहोगे, रियल टाइम इंटरेक्शन रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, अल्टीमेटली ये है। तो अब क्या हुआ, ये तो चल ही रहा था। हर मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसको अब से नाम हो गया है कि हमारा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म लाया हुआ था, इग्नू लाया हुआ था, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज लाए हुए थे अपने हिसाब से। तो अब ये नया क्या कूद गए इसमें, तो जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने एक इनिशिएटिव लाया तपस नाम का। यानी आप लोग मुद्दा समझ रहे हैं ना, कि ये जो तपस इनिशिएटिव है वो फ्री में होगा, एक पढ़ाई के रूप में होगा, छोटा सा कोर्स होगा और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये तपस इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसका काम ही है कि वेलफेयर करना है, जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग विकलांग हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, आपको महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो इसने एक स्कीम लाई है। तो तपस का एक बार फुल फॉर्म देख लो, ये चार्ट बहुत अच्छा है, कभी भी लिख सकते हो कि भाई ऑनलाइन लर्निंग सरकार किस तरह बढ़ावा दे रही है, और ये जो ओपन प्लेटफॉर्म है उससे क्या हो, ये बहुत अच्छा ब्लॉक डायग्राम यूज नहीं कर सकते हो। तो तपस का एक बार फुल फॉर्म देख लो, मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ। तपस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। इसका अर्थ ये है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी, किस लिए, कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, भाई आप किसी काम में अच्छे हैं तो और अच्छे क्यों ना हो जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सर्विसेज, यानी आप कोई सर्विस, जैसे मान लीजिए मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, अब इसको तो और अच्छा सुधार सकता हूँ मैं। हो सकता है मैं इसमें बहुत सारे इमोजीज भी डाल दूं, इस और अच्छा लगे आपको। हो सकता है कि मैं अपना चेहरा भी दिखाऊं तो और अच्छा लगे आपको।
तो कुल मिला के इस तपस स्कीम का ये है कि सरकार आपको ट्रेनिंग देगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आपको ट्रेनिंग देगा, बहुत कम समय की ट्रेनिंग होगी, मैक्सिमम 3 महीने की होगी, जिससे आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप और निखार आ जाए और थोड़ा अच्छे हो जाएं, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा और शक्तिमान फील करें। कुछ नहीं, सब ढकोसला है, सरकार की स्कीम है, ठीक है। और यही सब कहानी है, कोविड-19 पैंडेमिक में सब लोग परेशान है तो उनका कुछ अच्छा हो जाए, तो तपस स्कीम है। अभी अब इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो चलेगी नहीं इसकी वेबसाइट, ठीक है। सरकार इतनी सारी स्कीमें लॉन्च की पड़ी है, आप लोगों का सिलेबस बढ़ा रही है, एग्जाम में कभी वोट किया जाएगा तपस स्कीम किसकी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर तो अप्लाई कर दो। यस सर। जी सर। ठीक है, तो इस न्यूज से आप MOOC वाला कॉन्सेप्ट जान लो, उसका ब्लॉक डायग्राम देख लो बस, ठीक है। ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, सब वही चीज मैंने समझाई आपको कि रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 2-4 पेज की PDF मिल जाएगी, 1-2 महीने में एक बुढ़े से आदमी आके अपनी भाषा में कुछ बता देंगे, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, सरकार अपना काम कर देगी, आपको पढ़ाई समझ में आया नहीं है वो अलग बात, ठीक है। कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, कोई फीस नहीं लगेगी। चलो अगली न्यूज में चलते हैं, ये थोड़ी काम की न्यूज है, अच्छी न्यूज। ट्राइफेड के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं ट्राइफेड, क्योंकि जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो ब्लेस्ड है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। तो क्यों ना इनकी समृद्ध कल्चर को, इनकी समृद्ध आर्ट को, इनके हैंडीक्राफ्ट को हम दुनिया तक पहुंचाएं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, समझ लो अमेजन या फ्लिपकार्ट टाइप का, जिसमें ट्राइबल्स के ही सामान बिकते हैं। उसका नाम है ट्राइब्स इंडिया, ये उसका लोगो है, ये माता रानी की फोटो है, और है ना, ये इनका लोगो, और ये कुछ ट्राइबल के प्रोडक्ट है। इसमें चूड़ियां आपको दिख रही हैं, गले में पहनने वाला हार दिख रहा है, बैंड्स दिख रहे हैं, और ये कानून का है शायद, पता नहीं मुझे, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, अभी देखो 75 साल बनाएंगे हम आजादी के, तो जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म अपन देखेंगे अभी क्या है, इसका फुल फॉर्म और इसका शॉर्ट फॉर्म थोड़ा ट्रिकी है, 2-3 बार इसको देखेंगे तो क्लियर होगा आप लोगों को। तो 75 वर्ष हम मना रहे हैं, तो 75 वर्ष में ट्राइफेड ने 75 नए ट्राइबल प्रोडक्ट्स को अपने इस वेबसाइट में, ट्राइब्स इंडिया वाला जो कैटलॉग है, कैटलॉग समझते हैं आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, कि भाई एक पूरा 4-8 पेज का कागज होता है, उसको आप पलटते जाएं तो उसमें दिखता रहता है कि चाहिए ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी, आप लोग कुछ खरीदने जाते हैं, टाइल्स खरीदने जाते हैं, यस दरवाजा सर। खरीदने आते हैं, फर्नीचर खरीदने आते हैं, तो आपको कैटलॉग दिखाता है। तो ट्राइब्स इंडिया ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन आप जाकर इनकी जो शॉप है वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं ट्राइब्स इंडिया का सामान। तो यहाँ पे सरकार ने 75 वर्ष में 75 नए आइटम जोड़े हैं, 75 नए आइटम जोड़े हैं। कौन से आइटम? ट्राइबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हाथ की चूड़ियां, कान के झुमके उमके सब जोड़े हैं, ठीक। क्या जोड़े हैं? शर्ट पैंट, ये सब आपको नहीं जानना है। इसमें मेरे काम की चीज क्या है? ट्राइफेड क्या है, मेरे काम की चीज क्या है? ट्राइफेड क्या है, ठीक। और पहले तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म कहीं लिखा हुआ, देखो इसका ट्राइफेड का फुल फॉर्म 2-3 बार पढ़ना है ना, सभी लोग मन में 2-3 बार पढ़ना है इसका, और मिलान करना, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म इसके फुल फॉर्म से मैच कर रहा है क्या। देखो, T फॉर ट्राइबल, R मतलब कुछ नहीं, I मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे C आ गया, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म मैच नहीं करता है, इसलिए मैंने बोला 2-3 बार पढ़ना, ठीक है। तो TRI मतलब हो गया ट्राइबल, ठीक है, और FED मतलब हो गया फेडरेशन, और बाकी जो एक्स्ट्रा है इसको CMD से याद कर लो, CMD कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। फिर से बताता हूं मैं, TRI मतलब ट्राइबल और FED मतलब फेडरेशन, बीच के जो 3 शब्द हैं इनको CMD से याद कर लो, C फॉर कोऑपरेटिंग, M फॉर मार्केटिंग, D फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो भी ट्राइबल लोगों के सामान है, जो भी सामान है, कपड़ा है, कुर्ता है, बैंगल्स हैं, गहने हैं, जो कुछ भी है दुनिया में और देश के अंदर, ये व्यवस्था करवाती है उनको बिकवाने की ट्राइफेड। दुनिया में, अमेरिका में भी भारतीय ट्राइबल्स के सामान बिकते हैं, सब व्यवस्था करवाएगी ट्राइफेड, सब व्यवस्था करवाएगी ट्राइफेड। हमारी जो एम्बेसीज है, जो हमारे मिशन हैं, जो दुनिया भर में खुले हुए हैं, अभी भारत सरकार ने बोला है कि 100 एम्बेसीज और मिशन को चिन्हित किया है कि जहाँ पे ये जो ट्राइबल के सामान है वो रखे जाएंगे,
वो रखे जाएंगे और वहां पे शोकेस होगा और फिर बताया जाएगा कि ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही तो रिप्लाई करें। यस सर। जी सर। ठीक है, तो 1987 में संस्था बनी है और इसका जिक्र आपको बार बार आएगा। 87 में बनी है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब कोई कानून आया होगा। ठीक है, ये एक 1984 कानून आया था, इसको भले मत याद रखो, बस ये याद रखो कि ये एक वैधानिक संस्था है, मतलब कानून से बनी होगी और जो हमारी ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसके अधीन ये काम करती है। और हमारे देश के जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनके जो भी हस्तशिल्प है, हथकरघा है, जो भी उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो भी वो बनाते हैं, भाई मशीन लगा कर बनाते नहीं, सब हाथ से ही बनाते हैं। उन सामानों को दुनिया भर में और देश भर में बिकवाने का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन करती है ट्राइफेड। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, बहुत बार न्यूज में आपको मिलती रहेगी ट्राइफेड। और ट्राइफेड ने एक मिशन चालू किया है। मिशन क्या चालू किया ये भी लगे हाथ तो जान लो। ट्राइफेड ने मिशन चालू किया ट्राइफेड जीआई मूवमेंट। ट्राइफेड जीआई मूवमेंट, ट्राइफेड ये कहता है कि जो हमारे आदिवासियों के जो आइटम्स हैं, जो सामान है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा जीआई टैग दिलवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या दिलवाएंगे? जीआई टैग। तो सवाल है कि जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई मतलब होता है भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक दुनिया में एक संस्था है, उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये व्यापार करवाती है। तो दुनिया भर में व्यापार किस चीजों का होता है? दुनिया भर में व्यापार दो चीजों का होता है, एक तो सामान का और दूसरा सेवाओं का। मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, कोई सामान नहीं दे रहा हूँ, आप मेरी सेवा ले रहे हैं। दुकान में गए कपड़े खरीदने, उसने आपको सामान दिया, यानी वस्तु और सेवाओं का ट्रेड होता है, व्यापार होता है। लेकिन चाहे मेरी सर्विस या मेरा सामान, इसकी कुछ निश्चित आइडेंटिटी होगी। जैसे मेरी ये सर्विस है कि मैंने आपको ये वीडियो मतलब क्लास ली और इसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। अब ये मेरा आइटम है, ये मेरा वीडियो, इसमें मेरी आवाज है। कोई इसको छेड़खानी करेगा, कोई कुछ करेगा तो मैं उसको ले जाऊंगा कोर्ट में, क्योंकि आपने इस पे मेरा कॉपीराइट था, इसमें मेरी जुबान लगी है, इसमें मेरी आवाज लगी है, तो ये मेरी चीज हो गई। अब कोई इसको किसी भी तरह मॉडिफाई करके यूज कर लेगा तो ये क्या है? अपराध है। तो या तो ये मैं करूँ जैसे अमिताभ बच्चन साहब, उनकी आवाज का कॉपीराइट है, यानी उनकी आवाज को जीआई टैग नहीं मिला, मतलब कॉपीराइट मतलब ये कि उनकी आवाज की नकल अगर कोई करता है और उससे पैसे कमाता है तो अमिताभ बच्चन उसको जेल ले जाएंगे। जितने भी उनकी एक्टिंग होती है, मिमिक्री होती है, अगर चाहे तो अमिताभ बच्चन कभी भी उनको खड़ा कर ले, भाई तूने मेरी एक्टिंग कैसे निकाली। खैर जो भी है, तो जब दुनिया भर में गुड्स और सर्विसेज का व्यापार हो रहा है तो उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आगरा का पेठा हो गया, दार्जिलिंग की चाय हो गई, ठीक है, जैसे अपने एमपी का कड़कनाथ का मुर्गा हो गया, ये कुछ स्पेशल चीज है। तो हम लोग किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाली कोई विशेष चीज, जियोग्राफी मतलब होता है विशेष क्षेत्र में, जैसे कड़कनाथ का जो मुर्गा है वो झाबुआ में मिलता है, तो कड़कनाथ का मुर्गा सतना में नहीं मिलेगा। और अगर कड़कनाथ का मुर्गा मैं सतना मिला के उसको बड़ा करूंगा, पैदा करूंगा, सतना से बेचूंगा ना, तो भी वो वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि कड़कनाथ का जो मुर्गा है उसकी पहचान झाबुआ जिले से, क्योंकि उस ज्योग्राफी से पहचान है। और इसको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं किसके अधीन? WTO ने एक कानून बनाया, उसका नाम था ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को हमने साइन किया। और इसमें यह था कि आपके देश में जो भी वस्तु और सेवाएं हैं, उनको अगर किसी विशेष क्षेत्र से आती है तो आप उनको क्या दे सकते हैं? एक टैग दे सकते हैं या जीआई टैग दे सकते हैं। तो हमारे देश में एक कानून आया, गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। उस एक्ट के तहत हमने बोला किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई वस्तु या कोई सेवाएं को हम जीआई टैग दे सकते हैं और फिर वो दुनिया में उसी चीज नाम से बिकेगी। जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, इनको जीआई टैग है। अब मथुरा का पेड़ा अमेरिका में ही बिकेगा ना, तो मथुरा का पेड़ा के नाम से बिकेगा। अगर इंदौर में पेड़ा बना के मैं बेच दूं कि मथुरा का पेड़ा है, तो मैंने वायलेशन किया, मुझको जेल हो सकती है। तो इनका ये कहना है ट्रैफिड वालों का कि हम आदिवासियों के जो सामान है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा को क्या दिलवाएंगे? जीआई टैग। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गोंड, कौन से गोंड? एमपी वाले गोंड। मान लो कोई चूड़ी बनाती है, बैंगल बनाते हैं, अगर इसको जीआई टैग मिल गया तो उसमें लिखा रहेगा एमपी में भी, मान लो मोटे तौर पे हमने मान लिया कि एमपी के जो पश्चिमी हिस्से वहां वाले गोंड या दक्षिणी हिस्से वाले गोंड, तो अगर जब इनको मिलेगा, तो जब इनका ये चूड़ी बिकेगी भारत में या दुनिया में कहीं भी ये चूड़ी बिकेगी, बैंगल बिकेगा, तो उसमें लिखा रहेगा इसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये गोंड जनजाति के लोगों ने बनाया जो एमपी में रहते हैं। तो इनका ये है क्या मिशन कि भाई हम इस 75 वर्ष में, इस 75 वर्ष जो मना रहे हैं अपनी आजादी के, तो हम 75 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिलवाएंगे। जीआई टैग दिलवाना और मिलना अंतर होता है, बहुत अंतर होता है।
लेकिन ये अपनी लगाएंगे, फाइल बना के भेजेंगे, और जो जीआई टैग देता है उसका मुख्यालय कहाँ पे, चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में। तो फिर वो 10 तरह के उसमें फॉर्मेट होते हैं, 10 तरह की परमिशंस होती हैं, 10 तरह के उसमें फिल्टर्स होते हैं, 10 तरह की उसमें छानबीन होती है। उसमें अगर वो फिट होगा तो उसको जीआई टैग मिल जाएगा, फिर वो दुनिया भर में बिके जीआई टैग। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई करें। यस सर। यस सर। अब हमारे एमपी में भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, तो एमपी से भी 6 उत्पादों को चुना गया है। ट्राइफेड ने चुना है कि साहब हम इनको जीआई टैग दिलवाएंगे। तो जब जीआई टैग मिल जाएगा ना इन उत्पादों को, तो ये हमारे एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिलने दो, फिर देखेंगे किसको मिला है, क्या किस उत्पाद को मिला है। ठीक है, चलो अब बता दो, इसका जवाब बता दो। देखो ये जो सवाल है ना, इस सवाल को मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्लिशे सवाल है। सवाल मतलब इसकी न्यूज बहुत ज्यादा साइंटिफिक वो हो जाएगी, साइंस एंड टेक में घुस रही है। ठीक है, तो कोशिश करो, ये पीडीएफ आप लोगों के पास है, इसका जवाब मुझे कल बताना आप लोग, है ना। इस रिपोर्ट को देख के, इस रिपोर्ट ने ये बताया गया कि हाल ही में जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसने एक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स निकाला है, और इसमें किसको किसको जांचा गया है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, यानी जो प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड होते हैं, हमारे राज्य का भी है, दिल्ली में भी है। तो वो लोग कितना अपना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, क्या वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो इसमें दिया गया है कि टॉप परफॉर्मर कौन है, मतलब किसके यहाँ के जो प्रदूषण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। ये ऑप्शन है, इसको भले आप अभी मत करो, इसको कोई होनहार होगा तो इसको करना आराम से घर में बैठ के। इसका जवाब दे दो भाई। माइनॉरिटीज कमीशन को लेकर सवाल है और पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट क्या है। पहला ये कह रहा है कि इसके हर मेंबर्स 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, और दूसरा ये कह रहा है कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो 1992 के कानून के तहत बनाई गई। क्वासी जुडिशियल मतलब होता है इसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं। जैसे मैंने बोला ये जेल को विजिट कर सकते हैं, तो जेल में हम आप तो घुस नहीं सकते। ये कुछ फैसला भी सुना सकते हैं सरकार को, साहब आपको ये करना है, थोड़े इनके पास अधिकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, कोई जज होता है, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर इनके पास अधिकार तो है। अगर ये ऐसा शेर होगा, ऐसा ऐसा वो होगा, जानवर होगा, ऐसा बाघ होगा जिसके पास दांत ही नहीं, तो किस काम का कमीशन। तो जो भी कमीशन है, चाहे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, वो सभी क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं, यानी अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। थोड़े बहुत इनके पास अधिकार है। जैसे मान लीजिए कभी कोई केस हो जाता है, किसी माइनॉरिटी की हत्या कर दी, कुछ कर दिया गया, तो स्वतः संज्ञान लेकर ये लोग बोलते हैं कैसे उस माइनॉरिटी की हत्या कर दी गई, एसपी कलेक्टर तक को तलब कर सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जिले कलेक्टर है, वहां पे 4 जैन बंधुओं की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर केस था, लेकिन भाई जैन थे, माइनॉरिटी थे, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ऐसा कलेक्टर एज एसपी आपको तलब कर सकता है, बुला सकता है, पूछ सकता है, रिपोर्ट दो, क्या कर रहे हो तुम, कैसे ये माइनॉरिटी पे केस हो गया। तो ये इनके पास थोड़ी पावर है, क्वासी जुडिशियल पावर। तो सभी ने सही जवाब दिया है, इसका ऑप्शन सी है आज की क्लास में। अच्छा, एक और सवाल पड़ा है, हाँ, तपस के बारे में बता दो भाई। तपस जो है ये किस मिनिस्ट्री के अधीन है? तपस किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तपस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो आप लोग एक होमवर्क किया करो, आपके पास कोई ना कोई कॉपी होगी, जैसे ये जो स्कीमें आती रहती हैं, तो अपनी कॉपी में एक पेज, 2-4 पेज फिक्स कर लो, उसका नाम लिख दो ऊपर सरकारी स्कीम। और जब भी 2-4 दिन में कोई नई स्कीम दिखती है तो उसका नाम लिख लो, उसका फुल फॉर्म लिख लो, उसका उद्देश्य लिख लो, और किस मंत्रालय का अधीन है वो लिख लो। इससे क्या होगा, आपका स्कीम कंप्लीट होता रहेगा। फिर 4 पेज डिफेंस के बना लो, 5 पेज डिफेंस से जुड़ी कोई न्यूज है तो उसमें अपनी 2-3 लाइन अपनी भाषा में लिख दो। फिर 4-5 पेज एजुकेशन के बना लो, यानी एक पूरी कॉपी उठा लो 100 पेज की, उसमें 10-10 पेज सबके नाम पे बांट दो। फिर इंटरनेशनल अफेयर से उसके नाम पे 4-5 पेज बना लो। तो ये आपके पास है ही है, और इसमें जैसे जो भी है, जो भी न्यूज है उसके नीचे लिखा हुआ है कि किससे जुड़ी हुई न्यूज है। देखिए इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज है, तो इकोनॉमी के लिए 10 पेज आपके पास होंगे तो थोड़ा सा लिख दो,
कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म लिख लो, ट्राइफेड कर क्या रहा है ये लिख लो, कभी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। तो ऐसे में सर क्या है, आपका आपके आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ कंपेंडियम तैयार हो जाएगा एक पूरा, और फिर आपको ये पीडीएफ उठा के देखनी नहीं पड़ेगी। जैसे ये इकोनॉमिक्स जुड़ी न्यूज थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आपने पढ़ा मुझसे, आपको अर्थ समझ में आया, अपनी भाषा में इसका अर्थ लिख लो अपनी भाषा में, क्योंकि मेंस आपको अपनी भाषा में लिखना है। इंडेक्स के बारे में लिख लो कि भाई आरबीआई निकालता है, जैम के बारे में लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो। इससे क्या होगा, जैम का फुल फॉर्म आया बता दिया, मेंस में कभी लिख रहे हैं 50 वर्ड में तो वो भी अच्छा लिख गए, 150 वर्ड में लिख रहे हैं तो भी अच्छा लिख गए। लेकिन ये सब फिगर वर्क कहीं मत लिखना कि भाई अभी कितना है, वो सब चेंज होता रहता है। ठीक है, सब रामायण सर नहीं लिखनी है, जो जो चीजें हैं वो। सर ये आप ठीक है, हिंदी और में ये नहीं कभी डालोगे जुलाई में क्या? है, अगस्त में, ये सब नहीं लिखना आपको। सर हाँ पूछिए। सर ये सारी पीडीएफ आप हिंदी में नहीं डालोगे क्या? देखो बेटा, जो ये कर रहे थे काम ना, उन्होंने काम छोड़ दिया, जो पीडीएफ बना रहे थे। अभी हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने अपनी भाषा में बना के इंग्लिश में तो मैं बना दिया। अब इसका हिंदी बनाने के लिए मुझे लगेगा समय, जो मेरे पास है नहीं। अगर आप में से कोई हो, देखो करना कुछ नहीं है, गूगल ट्रांसलेट खोलना है। आप लोगों के लिए बोलता हूँ, चलो मैं गूगल ट्रांसलेट खोलना है, मैं इसकी वर्ड फाइल, ओपन फाइल डाल दिया करूंगा टेलीग्राम में। आप पूरा पूरा हूबहू उठा के गूगल ट्रांसलेट में डाल दो, और वो इंग्लिश टू हिंदी कर देगा। अगर और आप में से अगर कोई है जो आधे घंटे दे सकता है रोज मुझको, तो ये ले ले मुझसे, ओपन फाइल बना दे इसका, फोटो तो यही रहेंगे, और उसका इंग्लिश टू हिंदी करके हो जाएगा। सर क्योंकि वो पढ़ने के लिए चाहिए होता है ना, फिर बाद में समझ में नहीं आए, फिर पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। तो वही तो बोल रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा, जो देखो, आप लोगों का जो भी मेंस पेपर है ना, यूपीएससी एमपीपीएससी जो भी हो, आप आपके मेंस पेपर में एक ऐसा सब्जेक्ट आता है, एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें इंग्लिश टू हिंदी करवाता है वो, और हिंदी टू इंग्लिश करवाता है वो, उसके मार्क्स मिलते हैं, और वो कंपलसरी पेपर होते हैं, उसके बिना मेंस की कॉपी चेक नहीं होंगी। तो वैसे तो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा ये एक्सरसाइज कर ले। मैं ओपन फाइल डाल दिया करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वर्ड फाइल, ये उठाए अंग्रेजी, गूगल ट्रांसलेट में जाए, मैं करके दिखाता हूँ, चलो देखना है ना। इसको मैं